अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त मुल्क में एक सियासी तनाव की सूरत हाल जो है वो जारी है, लेकिन साथ ही साथ इंसानी हुकूक से मुतल्लिक भी हमेशा कई बातें की जाती हैं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला हमेशा आलमी सतह पर भी उठाया जाता है। पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, अगर उनको कंपेयर किया जाए तो क्या 2023 तक वो उन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में कमी आई है या उनमें इजाफा हुआ है, और ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतल्लिक सूरत हाल क्या है। लापता अफराद का मामला जो है, जो हमेशा तनकीद होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पीरज़ादा साहब। इस वक्त आप देखें तो इंसानी हुकूक से मुतल्लिक हमेशा आपकी वजारत को बड़ा प्रेशर भी होता है, बड़ी तनकीद भी आप पर होती है। तो अब सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक? देखिए जी, इंसानी हकूक़ का जो है, पहली चीज़ तो है कि एक दुनिया में नॉन टॉलरेंट एटीट्यूड आ गया है, रेशिज़म आ गया है, फ़िरका वारियत बढ़ गई है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सी पैक की वजह से इंटरनेशनल एरिना बन गया, फिर हॉस्टाइल हमारा हमसाया है, और फिर हमारी इकॉनमी बहुत नीचे चली गई। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं इंसानी हकूक़ को। जब गुर्बत बढ़ेगी तो पर्सनल ज़ाती जराइम ज़्यादा हो जाएंगे, घरों के स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाएंगे, और जब इंटरनेशनल जो एजेंडा जब पुश होता है, ख़ास तौर पे हमारा जो अफ़गानिस्तान के बाद जो इस्लामिक एक वेव आई और जिस किस्म का यहाँ पे गैर मुल्की एजेंडा पुश हुए, दोनों लिहाज से बड़ी मुल्कों की तरफ से भी, और हमें सियासत भी पढ़ानी शुरू कर दी गई और मज़हब भी पढ़ाना शुरू कर दिया गया। तो ज़ाहिर है उसमें फिर अपने अपने मकतब फ़िक्र के लोगों ने उनको फिनांस किया, और फिर एक नया कल्चर ने जन्म लिया, और फिर दुनिया उस लपेट में आ गई, और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ बुरी तरह मुतासर हुए। लोगों के घरों में मारा गया, और उसमें स्टेट इन्वॉल्व हो गई। तो अब जो है हालात, क्योंकि अब स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनेशनल जो यूएन चार्टर की जो पाबंदी है, वो ज़ाहिर है कि हर ज़ी शऊर मुल्क को और ज़ी शऊर इंसान को यूएन चार्टर को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब आप अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात, लाखों दरूद व सलाम हो उनकी ज़ात पाक पे और उनकी ख़ानदान, उनकी आल पे, कि जो उन्होंने बेंचमार्क दिए हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तो हमें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि टॉलरेंस की इंतहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि खून का रंग एक है, इंसानियत बराबर है, और उनकी रहमत के नीचे जब यहूदी ईसाई भी मदीने में रह रहे थे, और कोई उस वक्त जो कुरान में जो इंजंक्शंस हैं, जो पावर्स हैं, किसी की सज़ाए मौत देना, हाथ काटना, ये सिर्फ ये पावर थी, ये अख्तियार था मासूम नबी का या मासूम इमाम की। हर वो आदमी ये पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता जो ये ख़ुद जुर्म करता हो। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने नबी की ही जो हमारा निज़ाम दिया है उसको फॉलो करें। तो इंतहाई मैं अदब से कहूँगा कि फिर गुंजाइश ही नहीं है कि इंसानी हकूक़ सलब हो सके, खिलाफ वर्जियाँ हों। तो इस वक्त तो ये पाकिस्तान में इस वक्त ये है कि इस वक्त स्टेट जो है वो भी काफ़ी हमें तजर्बे से ये आ गया है कि हमें इंटरनेशनल एजेंडे पुश नहीं करने। मेरी भी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो अपने इंटरनेशनल एजेंडा को पुश ना होने दे, और अपने ही रिवायात और मुल्क की हमारे आला अक़दार जो हमारे रिवायत हैं, पठानों की, बलोचों की, सराइकी की, पंजाबी की, सिंधी की और गिलगित बल्तिस्तान की, इन रिवायतों को जिन पे हमारे आबा अजदाद रहे हैं, क्योंकि अमीर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, नहजुल बलागा में है कि और रिवायतें ही अच्छी हैं, अपने बुज़ुर्गों की रिवायतों को अपनाओ। और इसलिए फिर हमारा माशरा इस लिहाज से बड़ा जुड़ा रहा है। जितनी भी फ़ॉरेन हुई हैं, हमारा ना कोई शिया सुन्नी फसाद हुआ, तो हमारे इंडिविजुअल एक्ट्स हुए हैं जो जिनकी मैं हमेशा एडवोकेसी करता हूँ कि ये सारी एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस हैं जो पाकिस्तान में हैं। हमारे अंदर जब शिया सुन्नी फसाद ही नहीं हुआ
तो आप देखें कि हम कितने आपस में मिले जुड़े हुए। लेकिन सर अभी तो मुल्क में आप सियालकोट वाला वाकया देखें, उसके बाद ननकाना साहब का अफसोसनाक वाकया, तो इनकी फिर क्या ये वजह? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसके जितना असर है ये एक्सटर्नल, हमारे जो लोग तो तनकीद करते हैं मेरे पे, लेकिन जो हकीकत है, जो मेरा अपना तजुर्बा है, वो है ये अक्रॉस द बॉर्डर जो हमारा हॉस्टाइल हमसाया है वो फ़ायदा उठाता है दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा मशीन और उसका, क्योंकि हजम भी बहुत बड़ा है और उनकी एजुकेशन लेवल और उनका इंटरनेशनल लेवल पे एम्बेसीज़ में और हर तरफ उनको अगर देखा जाए तो वो पूरे ग्रिप है उनकी मीडिया पे। तो वो पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ते कि जब भी कोई ऐसा मौका आएगा जहाँ पाकिस्तान का, क्योंकि हमारे फाइनेंशियली मुल्क नीचे है, तो मुख्तलिफ़ मुल्कों से जब हमें एड मिलती है तो वहाँ भी वो इंटरफेयर करते हैं कि इनको एड मत दो, इनके मुल्क में फ़लाँ ज़्यादती हो रही है, तो वहाँ भी हमें हिंड्रेंस है। तो इसलिए पाकिस्तान उस जलगार में आ गया है, वरना हमारे यहाँ इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए, और अगर होते हैं तो माशरती तौर पे अब देखें कि लोग निकल आते हैं उसके बाहर खिलाफ। लेकिन सर फिर आप देखें कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आप पर तनकीद होती है कि आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, तो आपकी तजवीज़ क्या होगी कि इस किस्म के वाक़यात से बचने के लिए कि कौन से इक़दाम होने चाहिए? देखिए, इसमें इक़दाम जो हैं वो हमारे जो हैं वो तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में इतनी जान है कि ये इतना बड़ा ब्रंट फेस कर गई हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और हमारी आर्म्ड फोर्सेस और हमारे इंटेलिजेंस के इदारे। इनका काम जो है उनको शाबाश देनी पड़ती है, वरना हमारे घर के जो मुहाफ़िज़ हैं पुलिस वाले, और उनको जो अब चौकों में थप्पड़ मारे जा रहे हैं, या उनकी तज़हीक या वर्दी की जो तज़हीक है इदारे की, तो ये तो किसी सूरत में भी ठीक नहीं है हमारे लिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमें अपना क्या फरमाया था आपने सर? ये जो वाक़यात हैं इनसे बचने के लिए जो भी ये श्रीलंका वाला हुआ, हाँ, इसका यही है कि इसमें जो, क्योंकि मॉब हैज़ नो माइंड, तो ये लिंचिंग के जो होते हैं ना कि जिसमें मॉब चढ़ गुजरता है, इसमें प्लांटेड लोग होते हैं जो इसको इंस्टिगेट करके और आवाम को पीछे लगा देते हैं और अपने उनके नज़रियात से फ़ायदा उठाते हैं, इस्लामिक नज़रियात से। तो हम थोड़े से इसमें जज्बाती हैं अपने, ज़ाहिर है हमारा इसमें थोड़ा सा जो अंसर है हमारे अंदर कि इस चीज़ पे हम काम करना चाहिए, इंसाइट करें तो हो जाते हैं हम, हो जाते हैं, तो वो वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हमारे लोग उस वक्त सोचते नहीं हैं, कि ये नहीं समझते कि ये हमारे मुल्क के लिए कितनी बदनामी का बायस बनेगा, क्योंकि मीडिया आजकल टीवी और बहुत वाइब्रेंट है। तो उसको बजाय इसके कि कोई ये ले कि एक पर्सनल किसी के जुर्म की सज़ा है, वो उसको इंटरनेशनली पाकिस्तान की सिस्टम को बना देते हैं कि ये बहुत, देखें जी ये लोग भी ऐसे दहशतगर्द हैं और इनके अंदर कानून भी कोई नहीं है। अवाम ये नहीं सोचती कि हमारे बारे में बाहर जो है वो पेश किया जाता है कि ये पाकिस्तानी अवाम जो है ये दहशतगर्द हैं और ये इनकी मेंटेलिटी ऐसी है। वो ऐसे मॉब से ये अक्कासी होती है कि हमारे नेशनल लेवल पे हमें नुकसान होता है। तो मैं आवाम से अपील करूँगा कि ऐसे वाक़यात में अगर वो कानून का सहारा लें और ईमान रखें कि कानून अपने रास्ते पे चलेगा, जो कि यकीनन पाकिस्तान में अदलिया भी इसका कॉग्निजेंस लेती है, लेकिन पूरी दुनिया में और बल्कि शुरू से ही ये लॉ जो इंसानी हकूक़ हैं, इनका असल मुहाफ़िज़ अदालतें हैं, क्योंकि सज़ा और जज़ा के वो मालिक हैं। तो अगर कहीं हमारा लिकुना है भी सही, तो वो मैं फिर कहता हूँ कि कोई बुरा ना मनाए या मुझे उस कंटेम्प्ट में ना ले जाए, तो लेकिन बतौर मिनिस्टर के मैं समझता हूँ कि हमारे निज़ाम अदल में कोई ऐसा फ्लॉ है जिसकी वजह से या लोगों का उस पर ईमान नहीं है, तो इस किस्म की हो जाती हैं वाक़यात, या फिर हमारा अपना सिस्टम में कोई ऐसा फ्लॉ है कि जो इंसाफ देर से हमें मिल रहा है। वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो बस वो मफरूज़ा आगे आता है। तो हमारा जितना निज़ाम अदल कॉग्निजेंस लेगा और ये बड़े बड़े लोगों को अगर आप कायदे और कानून के मुताबिक, जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, तो आज पाकिस्तान का हाल भी यही है कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स।
और किसी अदालत पे या इदारे पे तनकीद करने की बजाय कानून का सहारा लिया जाए, चाहे जितना बड़ा लीडर कोई है, चाहे जितना बड़ा मजहबी रहनुमा है, जितना बड़ा कोई कारोबारी बिजनेसमैन है, सहाफ़ी है, जो भी शहरी है, अगर वो कानून से बालातर होने की कोशिश करता है या उसके जो अमल या उसके किरदार में, चाहे हुकूमती इदारे हैं, वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, तो करप्शन और ये चीज़ें ख़त्म ही तब होंगी कि जब करप्ट लोगों को उनके ओहदे पे बैठे हुए आप हथकड़ियाँ लगा के उठाएं। और ये नहीं कि पाकिस्तान में जो पिछला सिलसिला चलता रहा है कि अरबों रुपए आप इंटेलिजेंस एजेंसियों पे और सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे लगाते हैं, अदलिया पे लगाते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है कि वो रिकॉर्ड बना के आने वाली हुकूमत को दे देते हैं कि आपस में लड़ते रहो, आगे नहीं बढ़ता मामला। और लेकिन उन रिपोर्ट्स पे उस वक्त अमल नहीं होता जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट कर रही होती हैं कि फ़लाँ वज़ीर करप्ट है या फ़लाँ बंदा जो गैर मुल्की एजेंट है या वो क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी को डिबो रहा है, तो उस वक्त कोई अमल नहीं करता, ना उसको चैलेंज करते हैं। और सिस्टम ऐसा है कि हुकूमत वक्त जो है वो डिक्टेट करती है तमाम जराइम को। सर वो रिपोर्ट्स कभी कभी गलत भी होती हैं। माजी में आपका नाम आ गया था, आपको याद होगा कि वो तो नहीं, वो तो ऑर्केस्ट्रेटेड होती है ना, कि वो तो मैं क्योंकि वज़ीर था स्पोर्ट्स का, मेरे पास था, इसलिए उसको एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। उस इलेक्शन में जो जनरल फैज़ के फैज़ हुए जो लोगों पे, तो हमारे पर फैज़ नहीं था, तो उन्होंने हमें कहा कि जी मिनिस्टर की ये, और केस था नारोवाल स्टेडियम का जो वो भी गलत था, उसमें भी कोई ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट वो स्टेडियम बनाया गया और उसमें कोई ऐसा नहीं था। तो लेकिन वो ठीक है अपने कि ये हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ। तो सर अभी जब आपकी हुकूमत बनी तो अख्तर मेंगल साहब भी आपके साथ है, उनकी जरदारी साहब से मुलाकातें हुई, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई, उन्होंने अपने नुकात भी रखे थे और उन नुकात में एक उनका नुक्ता आपको भी पता है कि वो हमेशा लापता अफराद की बात करते हैं। अब भी वो मुतमईन नहीं है, तो आप समझते हैं कि लापता अफराद का मामला अभी भी संगीन है, हल नहीं हो सका? देखिए, जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो ये आप कह सकते हैं कि उस वक्त तक हल नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर में आपको पता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें होती हैं और जिस तरह सिक्योरिटी एजेंसीज़ को एक्ट करना पड़ता है, और जहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज़ जब एक्ट करेंगी, हमारे मुल्क में कहीं पे बहुत ज़्यादा आज़ादी है। मसलन आपने देखा कि वो सिकंदर एक आया था यहाँ पे 3 दिन पे जी, उसके गिट्टे में गुलेल भी किसी ने नहीं मारी थी। और अमेरिका में अगर इस तरह असला लेके फिरे तो उसी वक्त मार देते हैं। वो स्टेट एजेंसीज जो हैं वो उसी वक्त मौके पे मार देते हैं। वो इन यूरोप इवन जो ह्यूमन राइट्स के बड़े एडवोकेट्स हैं, उनकी स्ट्रीट्स में भी ये है कि क्राइम जो है उसमें सबसे ज़्यादा किलिंग जो है मावराए अदालत वो उनकी स्टेट फोर्सेस करती हैं, उनकी पुलिस करती है, जो कि हाईली ट्रेंड पुलिस आप कह सकते हैं, जो कि स्कॉटलैंड यार्ड की ट्रेंड पुलिस जो है वो भी वहीं पर मार देती है। तो हमारा तो इसका मतलब है कि सिस्टम हमारा बहुत एहतराम वाला सिस्टम है, जो हमारे सिटीजन्स का एहतराम करती हैं हमारी फोर्सेस, हमारी ट्रेनिंग उनसे मुख्तलिफ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ ये मिसिंग पर्सन होंगे, इसमें कहीं ना कहीं जो है दोनों तरफ से कुछ है। कहीं पे ये होता है कि जो लोग इस्तेमाल होते हैं उनको फिर गायब करते हैं, वो खुद जिनकी तरफ से होते हैं और वो पहाड़ों में चले गए या दूसरे मुल्क में चले गए, डिक्लेयर हो गए कि जनाब ये मिसिंग है। कुछ होते हैं बाद में आ जाते हैं लेकिन रिकॉर्ड में मिसिंग है। तो ये इस पे ये डिबेटेबल पॉइंट है, इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आप किसी तरफ भी ले जा सकते हैं कि एडवोकेसी करते हुए, क्योंकि एक वकील तो जब बहस करता है तो वो तो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कर देता है। तो जो मुहब्बे वतन होगा वो कहेगा कि जी ठीक है, जो जुर्म करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो किसी की एजेंट होता है। लेकिन हमारे ट्राइब्स में ये है कि हमारे ट्राइबल सिस्टम में ये है कि ट्राइब का आदमी को अगर कुछ नुकसान होगा तो जो ट्राइब का चीफ है उसकी ड्यूटी है कि उसको प्रोटेक्ट। पीरज़ादा साहब, आप नहीं समझते कि इस तनकीद से बचने के लिए जो मलबा आपके ऊपर गिर रहा है, इससे बचने के लिए वो डिटेल्स जो हैं, आदाद व शुमार सामने रखे जाएं कि इतने बंदे इस्तेमाल हुए, इतने बंदे वापस आए, इतने बंदे हकीकत में लापता हैं? आप नहीं समझते कि आदाद व शुमार आने चाहिए? नहीं, अब तो काफ़ी आ गए हैं। अब तो जब से ये
डिक्लेयर किया था पिछले आर्मी चीफ ने, तो उसके बाद तमाम केसेस रेफ़र हो जाते हैं अब कोर्ट्स को, और कोर्ट्स ही कॉग्निजेंस ले रही हैं, वही अब लोगों को और कोशिश कर रहे हैं कि जो मिसिंग पर्सनस हैं उनका अकाउंट वो ले रहे हैं, और काफ़ी हद तक हल हो गया। अब थोड़ी सी एक लिस्ट बची हुई है जिसमें कुछ डबलिंग है, कुछ उसमें नामों की तब्दीली है, तो वो भी मेरे ख्याल है अब काफ़ी इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है काम, और अब उस हिसाब से नहीं हो रही। लेकिन जहाँ पे मिसिंग हो जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो वो हमारे सिस्टम में, क्योंकि इस किस्म के लिकुनस हैं कि जब सज़ा से उधर से अवामी प्रेशर होता है कि जी ये क्यों नहीं हो रहा, और कुछ हमारे सिस्टम में कुछ जो लूप होल्स हैं उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल है अब अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कराची और वॉच डॉग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं। तो एक तो मुदस्सिर नारू केस में आपको हाई कोर्ट ने भी बुलाया था, एक तो मामला वो है, दूसरा कराची में आपने देखा कि एक खातून ने खुदकुश धमाका किया था जिसमें चाइनीज़ जो हैं वो कत्ल हुए। तो ये वाक़या तशवीशनाक नहीं है कि अब ख़वातीन जो है उनको सामने लाया जा रहा है? जी हाँ, ये शील्ड तो हर जगह है, ये शील्ड लाल मस्जिद में भी थी, ये शील्ड आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब भी बना के बैठे हुए हैं लाहौर में। तो ये तो कानून को चैलेंज करने वाली बातें होती हैं कि उसको किस तरह से आपने डाइल्यूट कैसे किया जाए, एक कानून को कैसे डाइल्यूट किया जाए, किस ज़रिए से किया जाए। तो ये वीमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स को भी जहाँ पे सही इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो अब देहातों में जहाँ कब्ज़ा कोई होता है तो वहाँ औरतों को आगे कर दिया जाता है, और वो जाके ट्रैक्टरों के आगे लेट जाती हैं, या किसी मकान पे कब्ज़ा है तो औरतों को आगे कर दो ताकि केस जो है वो अपना आपका जुर्म जो है वो उसके अंदर छप जाए कि ये औरतों से जुल्म हो रहा है, तो औरतों के से जी कपड़े फाड़े गए हैं। तो ये चीज़ें तो हैं, ये चलती रहती हैं। कानून का इस्तेमाल करने के लिए कोई किसी तरीके से इस्तेमाल करता है, किसी तरीके से। मुदस्सिर नारू का सुराग नहीं मिला अभी? हाँ, उसके लिए तो पूरी आप देखें, आपकी पूरी कम्युनिटी भी उसके ऊपर, और टीवी पे भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो अब बल्लालम, अब मेरे पास तो इंटेलिजेंस के ज़राए नहीं है, हम तो ह्यूमन राइट्स की सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारा अख्तियार तो जो ह्यूमन राइट्स का है वो तो सारा या पुलिस स्टेशंस पे है, या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जो इनके ऊपर इन्फोर्स करती हैं, कानून जो लागू करती हैं। ह्यूमन राइट्स वजारत तो एक वो इदारा है जो निशानदेही करता है, जैसे सहाफ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के हकूक़ के लिए। हम उसको देखते हैं कि इसमें कहीं ज़्यादती है तो वो इदारों को तंबीह कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हायर अथॉरिटी जो है वो अदालतें हैं, और वो देख जेल्स हैं मसलन, तो बाज़ का ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमारा अभी ह्यूमन राइट्स का सिस्टम वजारत का पूरे चारों सूबों में इक्वली अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो वहाँ पे होता है जी जेल्स का क्या हो रहा है, तो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को बुलाया जाता है, वेयरएज़ जेल्स जो हैं ये टोटली प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, और मैं जेल्स का वज़ीर रहा हूँ। सेशन जजेस जब चाहें जेल का वो हैं, उसके जेल मैनुअल को विजिट भी कर सकते हैं, जेल मैनुअल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए द ट्रेंड स्टाफ ऑफ द जेल्स। और मेरा तजर्बा बतौर वज़ीर जेल के ये था कि इंतहाई ट्रेंड अमला होता है जेल्स का। आप देखें, अब अडियाला में 6,500 कैदी है और 300 वार्डर है, तो अगर जेल मैनुअल पे अमल नहीं होगा तो ये तो उनको ज़िबा कर दें। और बीच में कुछ लोग ऐसे जराइम पेश हैं जिनको आप कह सकते हो कि जानवर बांधे हैं, जो लोगों के घरों में जाके जिन्होंने डकैतीज़ करते हैं, अब वो भी तो इंसान है। 99.9% पीपल लोग जो हैं वो मुतासर हो जाते हैं, एक जराइम पेशा आदमी जो है वो पूरी आबादी के लिए अज़ाब बन जाता है। तो आज फैशन बन गया है कि हर उस चीज़ को उठाओ जहाँ पे वो जी जेल में बड़ा जुल्म हो रहा है। जेल मैनुअल सदियों से चल रहा है, और उसको ओवरसी करते हैं सेशन जज साहब, उसको ओवरसी करता है हाई कोर्ट्स। तो वो एक चैनल है जो पूरा जो उसको देता है, लेकिन हर जगह हम लोगों के अख्तियारात में अगर कूद पड़ेंगे तो इसका मतलब फिर कोई कानून नहीं होगा। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स हर जगह पहुंच जाए तो वो फिर इसका मतलब कानून तो फिर कोई नहीं है।
तो जब अदालत किसी का कॉग्निजेंस ले रही है तो ह्यूमन राइट्स वजारत उसमें नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि सेशन जजेस आला इदारे के आला मुतबर लोग और आला इंसान हैं जो उस ज़्यादती को देखते हैं और हर वक्त मॉनिटर करते हैं, और तकरीबन 2 दफ़ा महीने में जेल के अंदर जाकर वो दौरा किया जाता है, उनकी खुराक चेक की जाती है, मिनिस्टर्स चेक करते हैं। तो बाहर कहीं ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं है। पीरज़ादा साहब यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पीरज़ादा साहब, अभी आपने देखा कि जो F9 पार्क का एक वाक़या पेश आया, उस पर पार्लियामेंट की कमेटी को ब्रीफिंग भी दी गई। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम को कैसे यकीनी बनाया जाए? देखें जी, इस्लामाबाद तो समझा जाता है कि एक बहुत ही पढ़े लिखे लोगों का शहर और महफूज तरीन है। अब महफूज तरीन, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद पुलिस पूरे हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेंड और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, और देखने में भी उनकी जो हाइट, उनकी वर्दी, उनकी, क्योंकि इंटरनेशनल शहर है ये, तो उसका अपना एक मेयार है। अब उसमें बाज़-औक़ात ये जो आबादी का आपस में हुआ है यहाँ पे अफ़गान वॉर की वजह से, तो या जब हिंदुस्तान से लोग हमारे यहाँ आए और यहाँ से आबादियाँ उधर गईं, जब आबादियों का आपस में एक्सचेंज होता है तो एक तरीका ये होता है कि बजाय इसके उन आने वाले लोगों की अच्छाइयों को शेयर किया जाए, उनकी जो बुराइयाँ होते हैं वो ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस्लामाबाद शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो पिछला केस हुआ था वो लड़की का, अब वो लड़का भी हाईली एजुकेटेड था जिसने वो घर में बंद करके, क्या नाम, उस्मान मिर्ज़ा वाला और वो खातून लड़की जी जिसकी वीडियो बनाई गई थी, जिनको 3 दिन मबहूस किया गया जी। और वो उनके जी वो लड़का जी दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, और फिर वो क्या नाम था उनका, बहरहाल ये F7 में हुआ था या F8 में, जी सर, वो नूर मुकद्दम वाला। अब देखें ना, इतनी पढ़े लिखे लोग, लड़की भी एजुकेटेड, लड़के भी पूरे, उनकी फैमिली उनके बुजुर्ग जो हैं कि फॉरेन अफेयर्स में से थे या रिटायर्ड, और मतलब अगर उस लेवल पे इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस किस्म का रुझान क्यों पैदा हो जाता है। तो इसमें इस्लामाबाद जो है उसको समझा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों का शहर है, और जब अगर ऐसे वाक़यात होते हैं तो पूरी आबादी फिर हिल जाती है, और उसमें हर घर वाले, बच्ची वाले को, बेटियों वालों को, और यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़ाहिर है ऐसा महज़ब माशरा है कि उसमें वो काबिल कबूल नहीं है, इसलिए तो उस पर तनकीद भी होती है। और उस पर तो सर बचा कैसे जाए इस किस्म के वाक़यात से? अब उसमें बचा तो यही है कि जी पहले तो हमारे अपने घरों की तरबियत अच्छी जो है, वो अच्छी माएँ, अच्छी तरबियत, और अपनी जो हमारी एक लिमिट्स हैं कि रात को बच्चों का बाहर जाना, इवन बच्चियाँ तो खैर लड़कों के साथ भी उनको भी मगिंग हो जाती है, तो मतलब ये तो जराइम पेशा लोग तो फिर रहे होते हैं, और वो क्योंकि अब हमारे हालात ऐसे हैं, कहीं पे तो खैर शौक़ के ज़रिए या एनिमल इंस्टिंक्ट जो है लोगों पे हावी हो जाती है, और कहीं पे गुर्बत हावी हो जाती है। तो इनके बचने के लिए तो यही है कि लोगों को खुद बचना चाहिए, जैसे वो ड्राइव करते हुए कहते हैं ना कि अपना हिफाजत खुद ही करो। हाँ, तो लेकिन ये तो राह चलते हुए भी अगर आप गलत तरफ से जाएंगे तो एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में क्योंकि इंटरनेशनल सिटी है तो यहाँ पे इस किस्म के वाक़यात जो है वो बहुत मुल्क के ऊपर असरअंदाज होते हैं। पीरज़ादा साहब, आपने देखा कि कमेटी में आप भी मौजूद थे, वहाँ पर एक तजवीज़ ये आई थी कि जो सेक्टर्स हैं उन पार्क्स को फैमिली पार्क डिक्लेयर किया जाए। एक तजवीज़ आप ही की रुकने कौमी असम्बली ने दी थी। तो आप समझते हैं कि ये हल है कि फैमिलीज़ पार्क डिक्लेयर किए जाएँ या फिर टाइमिंग डिक्लेयर की जाए? हमारी बड़ी ऑनरेबल मेंबर हैं, उन्होंने जाफरी साहिबा, हाँ, तो ज़ेब जाफ़र साहिबा, उनके वालिद भी, और सारा बड़ा हमारा भावलपुर के बड़े अच्छी फैमिली से हैं, और उनकी तजवीज़ ये सही थी, क्योंकि अब मैं कहूँगा तो फिर ह्यू एंड क्राई मच जाएगी कि उनका कहना बिल्कुल सही था। हर सेक्टर में जो ये दर्स बने हैं, तो फिर वो जब आप पार्क्स में जाते हैं तो फिर ख़वातीन नहीं जा सकती, वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि
आबादी ऐसे लोग फिर रहे होते हैं जो उस सेक्टर के नहीं हैं, लेकिन साथ ही वो हॉस्टल्स बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है उनकी बात तो सच थी कि डिक्लेयर कर दिया जाए कि एक ख़ास टाइम पे वहाँ पे कोई ना आए। तो वहाँ पे जो लोग आके बैठे होते हैं, तो मैं भी एक रिवायती आदमी हूँ, सराइकी आदमी हूँ, मुझे भी वहाँ से गुज़रते हुए होता है कि यार ये बड़ी ज़्यादती है कि ये घरों के लोग मबहूस हैं कि ये क्या यहाँ पे जो लोग आके बैठे हुए हैं, लोगों की बहू बेटियाँ तो यहाँ नहीं फिर सकती। सर अभी आप F9 पार्क वाले वाक़े को देखें, 2 जो लोग हैं उनको मारा भी गया है, पुलिस ने भी वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हुई है उसकी, लेकिन ईमान मज़ारी जो वकील हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उनकी एक जिसको कत्ल किया गया है उनकी वाइफ भी सामने आई है और उन्होंने ये दावा किया है कि शायद उनके शोहर को घर से उठाकर मारा गया है। तो आप बतौर इंसानी हुकूक वज़ीर आप समझते हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है या इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए? पता नहीं, ये मामला सब जुडिस है और अभी आईजी साहब ने भी कल कुछ बताने से उन्होंने इसको सीक्रेट रखा था और बहरहाल हमें इदारों के साथ चलना चाहिए। अगर हमने ये रोकना है तो हमें पुलिस के आईजी का भी एहतराम करना है कि आईजी साहब ने कल इसको खुफिया रखा है क्योंकि तफ्तीश में कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं। तो उस लिहाज से हम आवाम की राय को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आवाम की अपनी राय सर, ये जो लेकिन मेरी अपनी राय है कि इदारों के एहतराम में उन चीज़ों का वेट कर लिया जाए कि जो अदालत और पुलिस की जो फाइंडिंग्स आ जाएंगी उससे, क्योंकि ज़ाहिर है स्टेट की जो एजेंसीज होती हैं वो अवाम के हक में ही काम कर रही होती है। उनको आईजी का या पुलिस का अपना तो ये इलाका नहीं है कि उनकी जागीर है और वो लोगों को मारते फिर रहे हैं। वो भी अगर कुछ एक्ट करते हैं तो आपके और मेरे और आबादी के हक के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है सर, एक यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त फिरोज़ा साहब आप देखें तो जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है या मुल्क में, अब ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद बलूचिस्तान में जैसे राह का जिक्र होता है, अब कहा जा रहा है कि मुल्क में दाइश भी जो है उनकी मौजूदगी के शवाहिद भी मिले हैं। आप समझते हैं कि ये हकीकत है? देखिए जी, अब ये हमें तो नहीं पता इंटरनेशनल गेम्स क्या होती हैं। आज तो डॉन में ही खबर थी कि ईरान में अमेरिका ने कहा है कि दाइश का इजिप्शियन लीडर जो ईरान में है, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद ईरान कभी ऐसे बंदे को होस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। तो लेकिन इसकी जो हमारे इलाकों में जो अब वारदात हुई है मस्जिद में, तो उससे टीटीपी का मौजूदगी तो आपको साबित हो चुकी है। और पहले भी जब इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी तो जनरल्स ने जब ये कहा कि टीटीपी को यहाँ लाया जाए और जो लोग ज़िम्मेदार हैं, तो उस पर बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब ने और शहबाज साहब ने बड़ा इस पे बात की थी कि जी इससे हमारे काफ़ी मोतबर लीडर शहीद हुए हैं, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहब और वो टीटीपी नहीं किया। सर ये किसकी तजवीज़ थी कि लाया जाए? ये उस वक्त जनरल फैज़ की थी तजवीज़ के जी ये इनको स्ट्रीमलाइन में लाया जाए, तो लेकिन वो बैकफायर कर गया वो। तो अभी आप देखें तो खान साहब जो हैं वो सियासतदान हैं, सियासी इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन वो तमाम का तमाम मलबा जो है वो बाजवा साहब पर डाल रहे हैं। उस वक्त सेनेट में जब तहरीक आई थी, आपको याद होगा, आसिल बदिंजो साहब ने कहा था कि ये फैज़ साहब के लोग हैं, तो अब उन्होंने ख़त भी लिख दिया है। अब इन पर क्या हम करें, मतलब जिस बंदे को उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, तो अब उसके जो जितने भी उनकी बातें हैं, अगर वो इतने नेक पाक क्लीन हैं तो आज भी फिर वैसे ही होंगे, लेकिन तजर्बा तो कुछ और हो गया है। तो उन्होंने तो कोई अपनी ज़हानत का या आला दिमागी कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं किया कि जिसमें एक दानाई वाला कोई शख्स, एक दाना आदमी, तो वो तो नहीं उन्होंने साबित सर, वो किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तजवीज़ दी है कि अगर जो खान साहब बातें कर रहे हैं कि उन्होंने आइन की और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, तो वो आर्टिकल 6 का केस बनता है। तो आप भी समझते हैं कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ ये केस बनता है आर्टिकल 6 का, या खान साहब जो दावा कर रहे हैं वो दुरुस्त है? देखिए जी, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ तो आर्टिकल 6 आप क्यों लागू कर सकते हैं कि एक आदमी इतना हाई प्रोफाइल सीट है और अगर उस पर भी आर्टिकल 6 लगता है तो फिर दुनिया को आप क्या दिखाएंगे कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी मुल्क दुश्मन हो सकता है, जो कि नहीं हो सकता।
हमारे सिस्टम में मुल्क दुश्मन आर्मी चीफ नहीं बन सकता। नहीं सर, दो मुख्तसर सवाल होंगे। एक सवाल आपसे हमने पहले भी ये पूछा था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा से मुतल्लिक कहा, उनको जैसे ओहदा दिया गया तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब मेरे लीडर हैं, मैं मरीम नवाज़ को लीडर नहीं मानता। आप समझते हैं कि मरीम साहिबा के वापस आने से कोई पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, या बहुत से लोग उनको लीडर नहीं मानते? देखिए जी, ये तो जब बेनज़ीर साहबा वापस आई थी तो उस वक्त भी उनकी सीनियर लीडरशिप में था, जिसमें उन्होंने कहा जी तमाम चाचे जो हैं निकाल दिए हैं बीबी ने। तो ये नेचुरल एक तरीका कार दुनिया में है। तो ज़ाहिर है लीडरशिप अब उन्होंने अपना पोस्ट पे आई हैं। हाँ। तो अब उनको जो सीनियर लीडरशिप है उनको कॉन्फिडेंस में भी लेना होगा। और वो एक मिसाल है कि मेरे वाले साहब भी कहा करते थे कि लाजमी नहीं कि बाप जिसको पसंद करे बेटा भी उसी को पसंद करे, पसंद अपनी अपनी है। तो अब लाजमी तो नहीं कि जो नवाज शरीफ साहब जिनको पसंद करते हैं तो हमारी मरियम बीबी भी उन्हीं को पसंद करें। उनकी अपना मेयार, अपना पसंद, अपनी सोच। नवाज शरीफ साहब का दौर और उस दौर की सोच और उस दौर में लीडरशिप के जो मेयार होगा उनका और होगा। आज नई लीडरशिप है, नए रुझानात हैं, तो ज़ाहिर मरियम बीबी एक नए विजन के साथ आएगी, एक यंग सोच को पसंद करेगी। तो इसलिए हो सकता है कि चाचे जो है वो रिडंडेंट हो जाएं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं सियासी पार्टी में। आखिरी सवाल पीरज़ा साहब के, आपने देखा कि ये इस वक्त आपकी हुकूमत में माजी में खान साहब एक कानून ला रहे थे कि जिस पर तनकीद अगर इदारों पर आप करेंगे तो 5 साल कैद की सज़ा होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। उस वक्त आपने बड़ी तनकीद की थी, लेकिन आप ही की हुकूमत अब यही कानून ला रही है। कल आप देखें तो PTI के एक सपोर्टर को 3 साल की सज़ा भी हुई है। तो आप समझते हैं कि ऐसा कानून हो कि इदारों पर तनकीद करें तो 5 साल कैद की सज़ा हो? देखें, मैंने कोई इदारे पर तनकीद नहीं की थी। मेरी सीट एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीट है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आर्मी जनरल भी हल्फ लेता है, मेंबर पार्लियामेंट लेता है, जज भी लेता है, उसी सीट कहता है। मैंने जो तकरीर की थी, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, मैंने पब्लिक टॉक नहीं की थी। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल सीट से अपने इलाके की तकलीफ़ बयान की थी जो एक इदारे की तरफ से वहाँ पे हो रही थी, और वो कोई आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं थी। वो मेरी अपनी रिप्रेजेंटेशन थी जो मैं आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा था, और वो इदारे ने भी समझा कि जी ये तो। और दूसरा मेरा था कि मैं बहुत देर गोल्फ खेला हूँ, मैं आर्मी को इन एंड आउट समझता हूँ। मैं नहीं समझता कि आर्मी को चौकों में आना चाहिए, पुलिस का काम है। तो वो मैंने कहा था कि आर्मी को चौक पे मत ले आए, क्योंकि जब वो कोविड में ले आए तो वो कुछ ऐसे इंस्टांसेस थे कि नीचे जो अमल हो रहा था वो आवाम को पसंद नहीं थे। और मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि अपने रोल में सब रहें। आर्मी की एक ऐसी इज़्ज़त है कि जो मेरे लिए खून देने के लिए सरहदों पे खड़ा है, मैं क्यों उसके ख़िलाफ़ बोलूँ, और ना ही हमें करना चाहिए। इसलिए उस रोल के मैं खिलाफ हूँ। बिल्कुल। मैं सर जो जिस कानून की बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ कानून लाई थी, बाद में श्री मदारी साहबा ने कहा कि ये तो फ़रोग नसीम साहब बिल ला रहे थे कि अगर आप इदारों पर तनकीद करेंगे, ख़ास तौर पर मिलिट्री पर, तो आपको सज़ा होगी। अब मौजूदा हुकूमत भी वही बिल ला रही है, और कल 3 साल की सज़ा भी हुई है PTI के सपोर्टर को। तो आप समझते हैं कि ये मुनासिब है कि तनकीद करने पर आप किसी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर करें, या जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं? तनकीद में फ़र्क होता है। एक तनकीद वो होती है जिस पे गद्दारी बनती है, वो तो कोर्ट ने देखना है ना, वो देखा होगा कोर्ट ने। अब कल चार्ल्स किंग ऑफ इंग्लैंड जो था वॉक कर रहा था मिल्टन कीट्स में, तो वो लोगों ने कहा कि बादशाह ना मंजूर। तो लोगों की राय तो अपनी होती है, तो अब उनको भी पकड़ के वो क्या करेंगे वो कि तो तनकीद करना। लेकिन एक तनकीद वो है कि जिसमें आप ताज़ीर में आ जाते हैं, वो तनकीद तो ना करें ना कि ताज़ीर में आप आएँ और इस किस्म की तनकीद करें कि अगर हमारा इतना बड़ा इदारा जो पाकिस्तान, जिसके बग़ैर आज के दौर में पाकिस्तान नहीं चल सकता, आर्मी की हमारी प्रोफेशनल आर्मी है और उन्होंने साबित किया है। हाँ, 1-2 जनरल्स ने जो किया है, जनरल हमीद गुल ने, जनरल फैज़ ने, इन जनरल्स ने जो कुछ किया, तो वो पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सर? मेरे ख्याल में तो ट्रायल होना चाहिए हमीद गुल का भी, क्योंकि उन्होंने हमारे घरों को उजाड़ा, सिपाही साहबा बनाई, और जो इस किस्म के एक्ट्स हैं इनका तो कदगन होनी चाहिए कि अपने अख्तियारात से नाजायज़ क्यों तजावुज़ किया जाता है। आपकी नज़र में जनरल फैज़ साहब ने क्या गलतियाँ की सर? वो जो आज नज़र आ रही हैं आपको, जिस तरह हमारी पगड़ी उछाली गई, वो तो खान साहब कह रहे हैं इलेक्शंस में
जो पगड़ियाँ उछाली गई हमारे जो प्रोपेगेंडे किए गए, जो जिस तरह से लाया गया, तो किसको नहीं मालूम। वो तो खान साहब कह रहे हैं कि सुपर किंग तो बाजवा साहब थे, सारा कुछ वही कर रहे थे। नहीं, सुपर किंग जनरल ज़िया पे इल्ज़ाम आया, लेकिन किया तो हमीद गुल ने था। चलिए, बहुत शुक्रिया पीरज़ादा साहब। जी, रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।